नमस्कार, मैं निकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं समय भारत 24x7। इंडियन नेशनल लोकदल को मिला किसानों का समर्थन। हरियाणा उपचुनाव में बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों को मिली करारी हार। एलानाबाद विधानसभा चुनाव की मतगणना के अंतिम राउंड में अभय सिंह 6,708 वोटों से चुनाव जीत गए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा जसपा प्रत्याशी गोविंद कांडा को 6,708 वोटों से हराया। अभय सिंह को कुल 65,897 वोट मिले हैं, जबकि गोविंद कांडा को 59,179 तथा कांग्रेस के पवन बेनीवाल को 20,857 वोट मिले हैं। इस चुनाव में बेशक भाजपा प्रत्याशी की हार हुई है, लेकिन उसने रिकॉर्ड तोड़ वोट लिए हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई है। इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला की जीत का अंतर भी घटा है। इससे पहले उन्होंने एलानाबाद सीट से चुनाव 11,922 वोटों से जीता था। एलानाबाद उपचुनाव में कुल 1,86,416 मतदाताओं में से 1,51,524 लोगों ने मतदान किया था। चुनाव में 81.42% मतदान हुआ था। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा को दिखाया आईना। जनता ने दिया दीदी को तोहफा। चारों सीट पर दर्ज किया ममता का नाम। पिछले बंगाल विधानसभा चुनाव में बहुमत की हैट्रिक के बाद उपचुनावों में भी ममता मैजिक बरकरार है। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल की 4 विधानसभा सीटों दिनहाटा, शांतिपुर, खड़दह और गोसाबा में बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। इनमें से 2 सीटें दिनहाटा और शांतिपुर तृणमूल ने महज 6 महीने के अंदर भाजपा से छीन ली है। शांतिपुर को छोड़कर बाकी तीनों विधानसभा सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा। भाजपा और यूपीएल को जनता ने पहनाया तख्तोताज। असम में जिन 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराया गया था, वे सभी सीटें भाजपा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन ने जीत ली है। इनमें भाजपा को 3 सीटें मिली हैं, जबकि इसकी सहयोगी यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल यानी कि यूपीपीएल को 3। भाजपा के फर्नी तालुकदार रूपज्योति कुर्मी और सुशांत बोरगोहेन ने क्रमशः भवानीपुर, मरियानी और थोवरा सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। यूपीपीएल उम्मीदवारों में गोसाईगांव से जीरोन बासुमतारी और तमालपुर से जोलेन दाईमारी ने जीत हासिल की है। हिमाचल में कांग्रेस ने दिया बीजेपी को धोबी पछाड़ और कर लिया हिमाचल की चारों सीट पर कब्जा। हिमाचल की हार के बाद एक बार फिर से बीजेपी में चिंता की लहर दौड़ गई है। हिमाचल की 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराए गए थे। इन चारों सीटों को कांग्रेस ने अपने पाले में डाल दिया है। मंडी लोकसभा सीट पर चुनाव तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ही नेतृत्व में लड़ा गया। जुब्बल कोटखाई में तो बीजेपी जमानत भी नहीं बचा पाई है। हिमाचल के ये परिणाम इसलिए भी बीजेपी के लिए परेशानी पैदा कर रहा है कि सूबे में अगले साल आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसे चुनाव को 2022 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में उपचुनाव के ये नतीजे कांग्रेस के लिए टॉनिक का काम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी का चुनाव जीतना हिमाचल में कांग्रेस के लिए हौसला बढ़ाने वाला है। हिमाचल का ये चुनाव कांग्रेस के लिए जीत का संदेश लेकर आया है। कांग्रेस की तनातनी के बीच बिहार में महागठबंधन ने अपनी जीत का बजाया डंका। कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा उपचुनाव में जेडीयू ने जीत दर्ज कर ली है। जेडीयू के अमन भूषण हजारी कुशेश्वर स्थान और राजीव कुमार सिंह तारापुर से जीत गए। ये दोनों सीटें पहले भी जेडीयू ने अपने कब्जे में कर रखी थी। कुशेश्वर स्थान में तो जेडीयू शुरू से ही आगे रही, लेकिन तारापुर में जेडीयू और आरजेडी के बीच आखिरी तक कांटे की टक्कर बनी रही। लेकिन लास्ट में गठबंधन की किस्मत पलट गई और महागठबंधन ने जीत हासिल कर ली। उपचुनाव के नतीजे महागठबंधन के लिए बड़ा संदेश भी लेकर आए हैं। उपचुनाव से पहले ही महागठबंधन के बीच तकरार हो गई थी। ये तकरार प्रचार से लेकर वोटिंग तक जारी रही। वहीं इसके उलट एनडीए एकजुट रहा। दोनों ही जगह कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन कुशेश्वर स्थान में उसे 5% तो तारापुर में 2.25% से भी कम वोट मिले। उत्तराखंड के केदारनाथ में हुआ त्रिवेंद्र सिंह रावत का विरोध। निवासी लोगों ने दिखाए काले झंडे। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत केदारनाथ के दर्शन करने गए, लेकिन तीर्थ पुरोहित ने काले झंडे दिखाकर त्रिवेंद्र का विरोध करने लगे। मंदिर के पुरोहितों ने त्रिवेंद्र को केदारनाथ के दर्शन भी नहीं करने दिए और उनको धर्म विरोधी बोलकर वहां से वापस लौटा दिया। सुरक्षा बल की मदद से त्रिवेंद्र सिंह रावत को वहां से बाहर निकाल दिया गया, फिर वे वहां से वापस लौट गए।
आपसी दंगल, एनसीपी और भाजपा के बीच में फंसी कांग्रेस शिवसेना, मुसीबत में आ गई पवार फैमिली। राजनीति में कभी राजा तो कभी उनके किरदार या सहयोगी लड़ते हैं। इस राजनीति का असली दंगल तो महाराष्ट्र में चल रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राजनीतिक चक्रव्यूह को तोड़ने के मकसद में लगा हुआ है मराठा सरदार। शरद पवार के बीच में शिवसेना और कांग्रेस दोनों फंस गई हैं। कांग्रेस के नेता भी मानते हैं कि एनसीपी के नेता और राज्य सरकार के मंत्री नवाब मलिक, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े के बीच चल रही लड़ाई जितनी दिखाई दे रही है, उससे कई ज्यादा गहरी इसकी जड़ें हैं। इस पूरे एपिसोड में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की टीम के सदस्य भी मुस्कुराकर चुप हो जाते हैं। राजनीति के कई पंडितों का कहना है कि ये एक राजनीतिक दंगल चल रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख इस दंगल की भेंट चढ़ चुके हैं। अनिल देशमुख महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार के वफादार नेताओं में से हैं। पवार ने उन्हें आरोपों के मकड़जाल से लेकर जांच एजेंसियों के प्रकोप से बचाने की भरसक कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। देशमुख के बाद शरद पवार के भतीजे अजीत पवार भी जांच एजेंसियों ने शिकंजा तेजी से कसना शुरू कर दिया है। आगे पता नहीं अब जांच एजेंसियां किस किस पर शिकंजा कसने वाली हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता अभियान के तहत किया गया मेले का आयोजन। धन इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है। आज के इस आर्थिक युग में धन है तो सब कुछ है। हमको कैसे कमाया जाए, कैसे बचाया जाए और उसे कहां पर इन्वेस्ट किया जाए, इसी के साथ साथ उसको सुरक्षित कैसे रखा जाए, इन्हीं सब मामलों को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देश पर अमेठी जनपद मुख्यालय गौरीगंज में बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा वित्तीय साक्षरता अभियान के तहत एक मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में मुख्य अतिथि के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, एलडीओ बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय प्रबंधक ब्रह्मानंद द्विवेदी, अग्रणी बैंक के प्रबंधक तथा निदेशक आर शेट्टी मौजूद रहे। इस मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे मेक इन इंडिया और लोकल पर वोकल के तहत स्थानीय स्तर पर बनी तमाम वस्तुओं के स्टॉल लगे दिखाई पड़े और उनको प्रमोट किया गया। इसी के साथ मेले में आई हुई तमाम जनता को बैंक की ओर से चलाए जा रहे वित्तीय साक्षरता अभियान के तहत यह बताया गया कि पैसा कैसे कमाएं, पैसे को सुरक्षित कैसे रखें, वित्तीय निवेश कैसे करें और पैसे से पैसा कैसे बनाएं। इसी के साथ साथ जनता को जागरूक करते हुए साइबर क्राइम से बचने के उपाय भी बताए गए। सर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आज एक मेला लगाया गया है, क्या है ये इसका पूरा? सर, ये वित्तीय साक्षरता पे लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जैसे पैसा कहाँ से कमाना है, कैसे कमाना है, पैसे को कहाँ लगाना है, कैसे उसमें वित्तीय ट्रांजैक्शन में कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है। ये ग्रामीण जनता है, कई लोगों को जानकारी नहीं होती है कि एटीएम पिन क्या होता है। हम एटीएम पिन जो फ्रॉड लोग हैं उनको दे देते हैं, तो ये सब बचाना है। हम लोग लोन लेते हैं, लोन को समय से जमा नहीं करते हैं। एक क्रेडिट स्कोर क्या होता है जब हम लोन समय से जमा नहीं करते हैं, क्या होता है जब बीकेसीसी हम रोल ओवर नहीं करते हैं, नॉमिनेशन क्यों जरूरी है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना क्या है। इसको 3 चरणों में बांटेंगे। पहला क्या है कि पैसा कहाँ से लेना है, पैसा जब आ गया तो पैसे को कैसे बचाना है, फिर पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करके पैसा से पैसा कैसे पैदा करना है, कैसे कैसे ट्रांजैक्शन करके हम फ्रॉड से बच सकते हैं। बस ये है कि आज हमारे इस मंच के माध्यम से आरबीआई ये प्रयास कर रहा है कि आप तो जागृत होइए और दूसरों को भी आप जागृत कीजिए। प्रधानमंत्री की एक योजना चली थी लोकल फॉर वोकल, ये कितनी सफल नज़र आ रही है? ये बिल्कुल सफल है। आज जो देखें, जो आर सेटी जो हमारा प्रशिक्षण दे रही है, इस प्रशिक्षण में आप देखेंगे जो एलईडी का जो झालर बना रहे हैं। पहले आपको याद होगा कि जो झालर जो आते थे वो चाइना से आते थे, लेकिन अब ये आर सेटी से जो प्रशिक्षण पाए हुए व्यक्ति हैं ये खुद अपना बना रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो आर सेटी हमारा आप देखेंगे मुरब्बा वाला है। कई ऐसी चीज़ होंगे जो हम पहले बाहर से इंपोर्ट करते थे, अब वो अपने यहाँ बनने लगा। ये काफ़ी, हालांकि देखिए ये एक लगातार प्रक्रिया है, तुरंत इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। पहले जो 100% था अब वो 80% हुआ, फिर 70% हुआ, फिर 60% होगा, धीरे धीरे कम होगा। माने एक बार ही उसको हम समाप्त कर देंगे, ऐसा नहीं है।
धनतेरस पर देश की जनता ने की रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी। सोने और चांदी की बिक्री को लेकर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने दिया बड़ा बयान। कोविड से उभरने के बाद इस साल धनतेरस के मौके पर देश भर में जमकर खरीदारी हुई है। जनता के फेस्टिव मूड की वजह से इस बार धनतेरस पर 15 टन सोने के गहने, बार और सिक्कों की बिक्री हुई है। धनतेरस पर देश भर में लगभग 7500 करोड़ रुपए का सर्राफा कारोबार हुआ है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अध्यक्ष BC भड़तिया और महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने एक बयान में बताया कि धनतेरस का भारत में काफी धार्मिक महत्व है और इस वजह से इस दिन ज्वेलरी की काफी बिक्री हुई। उन्होंने कहा कि सोने और ज्वेलरी की बिक्री आगे और बढ़ेगी क्योंकि नवंबर मध्य से शादियों का लग्न शुरू हो रहा है। गौरतलब है कि सोना ऑल टाइम हाई लेवल से करीब 8000 रुपए सस्ता मिल रहा है। इसका असर बाजारों में दिखा। कोविड-19 के केस काफी कम हो जाने की वजह से कंज्यूमर का सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ है। इस साल जुलाई से सितंबर की तिमाही में देश में गोल्ड की डिमांड में 50% की शानदार बढ़त हुई है। कोरोना लॉकडाउन खत्म होने के बाद से ही लगातार कारोबार बढ़ रहा है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट ने कहा कि आभूषण उद्योग महामारी की वजह से आई मंदी से उबरा है। कैट ने एक बयान में कहा कि धनतेरस पर देश भर में लगभग 7500 करोड़ रुपए की बिक्री हुई। करीब 15 टन सोने के आभूषणों की बिक्री हुई। कैट ने बताया कि इसमें दिल्ली में 1000 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र में करीब 1500 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश में करीब 600 करोड़ रुपए की अनुमानित बिक्री शामिल है। दक्षिण भारत में लगभग 2000 करोड़ रुपए होने की बिक्री का अनुमान लगाया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर ईडी ने की सख्त कार्रवाई। जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख हुए गिरफ्तार। 71 वर्षीय पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई में उनके कार्यालय में 12 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। देशमुख ने इस साल की शुरुआत में अपने खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों को लेकर विवाद के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। देशमुख ने इस साल की शुरुआत में अपने खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों को लेकर विवाद के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनको शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने जांच एजेंसी के समन को रद्द करने की अपील की थी। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने महाराष्ट्र पुलिस प्रतिष्ठान में 100 करोड़ रुपए की कथित रिश्वत एवं वसूली मामले की जांच कर रही है। आपराधिक जांच के संबंध में धन शोधन रोकथाम कानून यानी कि PMLA के तहत देशमुख के बयान दर्ज किए। देशमुख पर मुंबई के पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी परमबीर सिंह ने भ्रष्टाचार और जबरन वसूली का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में परमबीर सिंह ने देशमुख पर हस्तक्षेप करने और हर महीने 100 करोड़ रुपए तक की जबरन वसूली करने के लिए पुलिस का उपयोग करने का आरोप लगाया था। उन्होंने मुकेश अंबानी बम मामले में जांच धीमी होने पर पद से हटाए जाने के कुछ दिनों बाद यह पत्र लिखा था। देशमुख ने कहा था कि पुलिस प्रमुख की ओर से की जा रही मुकेश अंबानी की सुरक्षा की जाँच में कुछ अक्षम्य चूकें सामने आई थी। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए समय भारत 24/7 और आप सभी को समय भारत के परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।